Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. So guys, नवंबर 24 के पेपर्स तो हो चुके हैं एंड जैसा पेपर्स थे यूनानिमसली स्टूडेंट का यही ओपिनियन था, यही फीडबैक था कि यार पेपर्स अबव एवरेज टू टफ कैटेगरी में थे, स्पेशली आईबीएस तो कुछ ज़्यादा ही टफ आ गया था. एंड यार नवंबर 24 स्टूडेंट्स वर लाइक कि पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता. बट जोक्स अपार्ट गाइस, आई नो दोस्त आईसी ने बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट करा है इस आईबीएस के पेपर के अंदर. बच्चे इतना सारा वेट कैरी करके जा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल में क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि कितना सामान अंदर ले जा पाएंगे कि अंदर नहीं ले जा पाएंगे. इतना कम मोशन हो रहा है एग्जाम के बाद में, मटीरियल रेफर कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद में उनको आंसर्स भी नहीं मिल रहे हैं उसके अंदर. 4 घंटे के अंदर कम से कम 6 से 7 घंटे के पेपर बना के दिए. आई नो दोस्त, ये सब बहुत डिमोटिवेटिंग है. मेरे खुद के पेपर्स के अंदर जब पेपर इतने लेंदी आते थे दोस्त, सही बता रहा हूँ, लिख लिख के हाथ में दर्द हो जाता था. पेपर से निकलने के बाद लिटरली नकल्स दर्द करते थे. मन करता था कि बस यार पढ़ जाऊँ, सो जाऊँ यार, नहीं पढ़ने का मन करता था आगे. आई नो दोस्त, डिमोटिवेटिंग होता है. सारी फ्रेटर्निटी के अंदर इंटर से लेके फाइनल सारे स्टूडेंट्स थोड़े स्ट्रेस में आ चुके हैं, टेंशन में आ गए हैं कि यार इंटर के बच्चे मैसेज कर रहे हैं यार कि हमारा पेपर तो इतना डिफिकल्ट नहीं आ जाएगा ना. फाइनल के बच्चों को टेंशन ये है कि भाई सारे पेपर वैसे आ जाएंगे क्या. एक बच्चा जिसने मेरा फाइनल का रोड में वीडियो देखा था, वो बोला कि भैया आप ठीक बोल रहे थे यार, स्पॉम को लाइटली नहीं लेना चाहिए था. आईबीएस का पेपर ऐसे ही रीशफल करेगा, पेपर का लेवल ऐसे ही बढ़ाएगा, एमसीक्यू का लेवल ऐसे ही बढ़ाएगा. लेकिन फिर भी मैंने तो पीयर प्रेशर में आके स्पॉम को 2-3 दिन की पढ़ाई में निपटा दिया. अब बताओ मैं क्या करूं यार, अब मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे, आप मुझे ये बताओ. अब दोस्त इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. पहला तो ये कि पेपर आगे किस टाइप के आने वाले हैं, जो तुम्हारा मेजर कंसर्न है कि पेपर आगे किस टाइप के आने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. वो डिस्कस करने के दोस्त पहले अपन ये समझते हैं कि पेपर इस बार टफ क्यों आए थे. क्योंकि दोस्त बच्चे को इंडस्ट्री से, फ्रेटर्निटी से 2 टाइप के एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं कि पेपर टफ क्यों आए थे. कोई तो ये कह रहा है कि यार May 24 का पेपर ईजी आ गया था बहुत ज़्यादा, उसका पासिंग परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई था, बच्चे अनप्लेस्ड घूम रहे हैं यार, इसलिए नवंबर 24 के अंदर आईसी ने पेपर डिफिकल्ट बना दिया. उनके पास यही ओपिनियन है, यही ऑप्शन है पेपर्स पासिंग परसेंटेज कम करके सीएस को कम करने का. इनडायरेक्टली वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर आगे जाके ईजी हो जाएंगे, ऐसा नहीं आने वाला जैसा नवंबर 24 में. दूसरा ओपिनियन बच्चे को ये मिल रहा है, दूसरा एक्सप्लेनेशन बच्चे को ये मिल रहा है फ्रेटर्निटी से कि यार पेपर तो ऐसे ही आएंगे ना यार, सीए एग्जाम है, मजाक थोड़ी है, 12th क्लास का एग्जाम थोड़ी है, पेपर तो ऐसे ही आएंगे, डिफिकल्ट ही आएंगे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो ना. बच्चा बेचारा कंफ्यूज कि यार मैं किसके सुनूं, कौन ठीक बोल रहा है, मुझे करना क्या है आगे, पेपर आगे कैसे आने वाला है, मुझे कुछ डायरेक्शन दे दो. दोस्त तू किसी की मत सुन, छोड़ सबकी बात, खुद से डिसाइड कर, शांति से मेरी बात सुन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ, जो भी तेरे सामने है कॉफी, चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक पी ले और शांति से खुले दिमाग से मेरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट सुन, क्रोनोलॉजी समझ. दोस्त देख, तुम्हें पता ही रहेगा कि जब से सत्यम स्कैम हुआ, सत्यम स्कैंडल हुआ, जिसमें जब से उसमें ऑडिट क्वालिटी के अंदर गैप्स, इश्यूज फ्लैगिंग हुई है बाय द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डंडा करती रहती है आईसीआई को कि भाई अपनी ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव करो. नफरा को और बैठा दिया आईसीआई के सामने, आईसीआई के ऊपर डंडा करने के लिए कंटिन्यूसली आईसीआई को. ठीक है. एंड दोस्त अमिट्स ऑल दिस ये सब कंटिन्यू हो रहा था, ऑडिट क्वालिटी फ्लैगिंग हो रही थी, ऑडिट क्वालिटी इशूज़ की फ्लैगिंग हो रही थी, और भी कुछ लिस्टेड कंपनीज के अंदर गैप्स आइडेंटिफाई हुए थे ऑडिट क्वालिटी के अंदर, डीएचएफएल ले लो, और भी चीज़ें थी, इश्यूज आइडेंटिफाई हुए थे बेसिकली. एंड दोस्त अमिट्स ऑल दिस एक चीज़ मैं बता दूं कि आईसीआई हर 9-10 साल के अंदर एक सीआरईटी कंस्टिट्यूट करता है, कमिटी कंस्टिट्यूट करता है, विच इज उस मेजर टास्क इज बेसिकली कॉल्ड कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. मतलब मोटा मोटी कुछ यही फुल फॉर्म है उसका काम ये रहता है कि वो तुम्हारा करिकुलम, तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारा स्कीम इवेल्युएट करता है. ये देखता है कि तुम्हारे को और क्या नई चीज़ें करनी चाहिए पैटर्न के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि तुम लोग ब्रॉडर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, तुम उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो सको, तुम्हें अपस्किल किया जा सके. बेसिकली सीएस को फ्यूचर रेडी करने के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है. May 2021 के अंदर आईसीआई ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी लास्ट सीआरईटी. अब जनरली जब भी सीआरईटी कॉन्स्टिट्यूट होती है उसके 3-4 साल बाद उसके जो सजेशंस होते हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं. जैसे कि लास्ट जो सजेशंस थे, लास्ट सीआरईटी 2013 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, एंड उसके बाद 2017 में एक नई स्कीम आई थी एजुकेशन ट्रेनिंग की, जिसके अंदर मैंने पहला पेपर लिखा था इंटर का. ठीक है. May 2018 से वो एप्लीकेबल हुई थी. यहाँ पे 2021 के अंदर वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी. ठीक है. एंड दोस्त इसके बाद जो ऑडिट क्वालिटी की फ्लैगिंग हो रही थी इश्यूज़ की, वो एक अलग हाइट पे पहुंच जाती है जब मार्च 22 के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई ने पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करा CA/CS/CWA अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर बेसिक एम उनका ये था कि उन्हें ऑडिट क्वालिटी को इंप्रूव करना है ओवरऑल इन द इकोनॉमी, सो दैट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़े एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कंट्री का इंप्रूव हो सके फॉर द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है.
इसमें प्राइमरी चीज़ तो उन्होंने करी थी इस बिल के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने करा था डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने का। उन्होंने बेसिकली कहा कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है रेस्पेक्ट इंस्टीट्यूट्स की, उसके अंदर नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स भी बैठने वाले हैं अब से। वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन होंगे नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर। इसको काफ़ी ज़्यादा पुशबैक आया था फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट, क्योंकि ऑफकोर्स कौन नहीं चाहेगा कि उनकी बॉडी के अंदर कोई और आके बैठे। बट इनका बेसिक इंटेंशन था कि डिसिप्लिनरी एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके। सबसे ज़्यादा पुशबैक जिस चीज़ को आया था इंस्टीट्यूट से वो था सजेशन ऑन IIA। बेसिकली दे वांट कि यार ICA की मोनोपोली खत्म हो, उसके आगे जाके कोई पैरेलल बॉडी और हो जो ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स को निकाले, ताकि कंपटीशन बढ़े एंड हेल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छी क्वालिटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस हों, दोनों पूरी इकोनॉमी के अंदर अकाउंटेंट्स ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव हो सके। IIA बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग ऑन द लाइन्स पैरेलल टू IIT, IIM एंड ऑल। सो काफ़ी पुशबैक आया था फ्रॉम दी फ्रेटर्निटी। अब दोस्त समझ, इसके साथ साथ टीचर्स जो भी हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं इंस्टीट्यूट के, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, और स्टूडेंट्स, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई आप लोग अपने प्रोसेस में रिफॉर्म्स लेके आओ अपनी एग्जामिनेशन के अंदर। आपका चेकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बच्चा सही सही लिख के आता है उसके बाद भी उसको मार्क्स नहीं मिलते, बच्चे पे प्रेशर इतना रहता है, इतनी मेहनत करता है उसके बाद भी उसको नंबर नहीं आते। तो अमिट्स ऑल दिस इंडस्ट्री कंसर्न्स, गवर्नमेंट कंसर्न्स, बिजनेस एनवायरमेंट कंसर्न्स, क्वालिटी कंसर्न्स एंड स्टूडेंट कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बार न्यू स्कीम जल्दी इंप्लीमेंट कर दी, 1 साल के अंदर ही इंप्लीमेंट कर दी। जून 22 के अंदर ये लोग इंप्लीमेंट नहीं करी, ड्राफ्ट लेके आ गए जून 22 के अंदर। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस का अमेंडमेंट ड्राफ्ट इन्होंने ओपन कर दिया जून 22 में फॉर पब्लिक कमेंट्स। अब दोस्त, ये जो भी ड्राफ्ट था, इसका बेसिक इंटेंशन क्या था, वो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे श्री देवाशीष मित्रा जी, उन्होंने काफ़ी कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर पब्लिकली बताए हैं कि उनके इंटेंशन क्या है इसको लेके। ये इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। निर्मला ताई का जो स्पीच था पार्लियामेंट का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये जो नोटिफिकेशन आया था गैजेट, ऑफिशियल गैजेट के अंदर इस अमेंडमेंट ड्राफ्ट का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो देवाशीष मित्रा जी का एक क्लियरली जो ओपिनियन था कि इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है। सबसे प्राइमरी एम ये था कि यार दे वांट सीएस टू बी फ्यूचर रेडी, दे वांट देम टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, उसके अकॉर्डिंग सीएस अलाइन होने चाहिए। दे शुड बी एबल टू परफॉर्म एनी टास्क इन एनीवेयर ऑफ द ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनको अलाइन करना है। दूसरा, उनको फ्यूचर प्रूफ बनना है, उनको इंडस्ट्री रेडी करना है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी इवॉल्व हो चुका है इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू मैनी अदर थिंग्स। तो दे वांट सीएस टू बी फ्यूचर रेडी। स्पेसिफिक एम्फेसिस उन्होंने दिया था कि पेपर इसमें भी टफ ही रहेगा, पेपर ईजी नहीं रहने वाले, बट द मेन एम इज कि रोट लर्निंग जो पहले थी उससे हटके आगे बच्चे एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अपने इंप्रूव करें। ये भी उनके इंटरव्यू में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। अब दोस्त, ये सारे जो उनके सजेशन थे, ड्राफ्ट थे, जो ड्राफ्ट था एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बाद मॉडिफिकेशंस हुए हैं क्योंकि पब्लिक कमेंट्स भी गए थे। उसके बाद जून 23 के अंदर फ्रेश सीए न्यू स्कीम इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी तुम अब एग्जाम लिख रहे हो वो न्यू स्कीम के अंडर में होती है। अब दोस्त, रोट लर्निंग कम हुई नहीं हुई वो तो मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत कम हुई भी होगी, बट रोट लर्निंग तो हमें अभी भी करनी पड़ती है। बट ऐसे एक इंटेंशन क्लियर था कि उन्हें एनालिटिकल थिंकिंग पावर्स इंप्रूव करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ्यूचर रेडी बनाना है। अब दोस्त, ये सारा डिस्कशन सुन के तू खुद मुझे बता, तू खुद सोच कि ICAI का इंटेंशन क्या रहा होगा तुम्हारे न्यू स्कीम को लेके आने का, पेपर्स को लेके आने का। उन्होंने तुम्हें इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करी है। तुम्हारा स्टडी पीरियड 6 महीने से बढ़ा के किसी का 8 महीना हो गया है, किसी का 10 महीना हो चुका है, कोई 12 महीने का, किसी के पास स्टडी लीव का पीरियड अवेलेबल है। तुम्हारे पेपर्स कम कर दिए हैं। हमारे टाइम में 8 पेपर हुआ करते थे, हम 6 महीने की स्टडी लीव के अंदर 8 पेपर तैयार करते थे। तुम्हें सिर्फ 6 ही पेपर तैयार करने हैं, जिसमें से छठा वाला पेपर अलग से है ही नहीं, तुम्हें उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स ही कवर करने हैं। तो मोटा मोटी तुम्हारे पास 5 ही सब्जेक्ट हैं। तुम्हारी आर्टिकलशिप भी ICAI ने कम कर दी, 2 साल की कर दी, डिफाइंड कर दिया कि तुम्हें स्टडी लीव कितना मिलेगा। हमारे टाइम में तो भाई 5, 6, 4, 3 महीने भी किसी किसी को मिले यार। तुम्हारे लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ICAI ने ऑफर कर दी। ठीक है, अब तू मुझे खुद बता, डिस्पाइट दैट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करने का ICAI का इंटेंशन क्या रहा होगा? क्या ICAI का इंटेंशन ये रहा होगा कि तुम्हारे लिए पेपर्स को एकदम ईजी बना दिया जाए यार, जैसा May 24 के अंदर आए थे? क्या सारे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट आएंगे ICAI की स्टडी मैथ से, ICAI की पुरानी केस स्टडी से? डू यू थिंक दैट कुड हैव बीन द इंटेंशन ऑफ द ICAI? तुम्हें ऐसा लगता है? क्या ICAI का ये इंटेंशन रहा होगा कि तुम स्पॉम को 2-3 दिन की पढ़ाई में करके चल जाओ? SCMP लॉ जिन्होंने उनको स्पॉम में डाला है, क्या वो ये चाहते हैं कि तुम उसको निगलेक्ट करो, 2-3 दिन की पढ़ाई में शॉर्टकट से पास होकर निकल के आ जाओ? क्या उनका इंटेंशन रहा होगा? नहीं ना दोस्त, उनका इंटेंशन डेफिनेटली यही रहा होगा ना कि तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ो, तुम फ्यूचर प्रूफ हो सको, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो, राइट? एंड दोस्त, ऐसा करने के लिए क्या वो लोग पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे? तू खुद सोच, बनाएंगे ना।
अब दोस्त मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अबव ऑल तुम्हें इस पर बिलीव नहीं करना है पेपर डिफिकल्ट आएंगे कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता भाई अगला पेपर तुम्हारा कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा ईजी आएगा, कोई नहीं जानता एक्सेप्ट द नेक्स्ट पेपर सेटर, राइट, किसी को नहीं पता। बट दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि तुम इस डिस्कशन में जाना ही क्यों चाहते हो कि पेपर डिफिकल्ट क्यों आए थे, अगला पेपर कैसा आएगा, क्या May 24 का पेपर ईजी आया था इसलिए पेपर डिफिकल्ट आया है इस बार, या ये जनरल पैटर्न है, तुम इसमें डिस्कशन में जाना ही क्यों है भाई। और अगर तुम्हें जाना ही है तो दोस्त तुम उस एक्सप्लेनेशन को बिलीव करो ना भाई, जिसको बिलीव करने में अगर वो एक्सप्लेनेशन गलत होता भी है तो भी तुम्हारा सबसे कम नुकसान होगा। मतलब दोस्त अगर तुम ये मान के बैठ गए कि May 24 का पेपर इजी आया था, November 24 इस चक्कर में डिफिकल्ट दे दिया उन्होंने, मतलब तुम इनडायरेक्टली खुद को ये बोल लो कि आगे पेपर इजी आएगा। दोस्त तू खुद सोच, क्या तू ये रिस्क ले सकता है आज की तारीख में कि पेपर आगे जाके इजी आएगा और मैं तो लाइटली पढ़ाई करूंगा, मैं तो शॉर्टकट्स लूंगा, मैं तो ढंग से नहीं प्रिपरेशन करने वाला, मैं तो वैसे ही प्रिपरेशन करूँ जैसे मैं पहले कर रहा था। क्या तू रिस्क ले सकता है? नहीं ले सकता ना दोस्त। ऑन द अदर हैंड अगर तू खुद को ये समझाता है कि भाई पेपर ऐसा ही आएगा, जैसा अभी आया है वैसा ही आएगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, अगर तू खुद को ये बोलता है, खुद को समझाता है, तो दोस्त उसमें तेरा नुकसान क्या हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर पेपर ईजी भी आता है तेरा तो भी दोस्त तू अच्छे से पढ़ाई करेगा, तू मोटिवेटेड रहेगा अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, पेपर ईजी भी आ गया तो भी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा देन अदर्स जिन्होंने इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं करी होगी। दोस्त तेरे रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तू इतना अच्छे से प्रिपरेशन करेगा कि आगे जाके जो तेरे इंटरव्यूज होंगे तो उसके अंदर भी फोड़ेगा, तेरा प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा लगने वाला है अगर तू खुद को ये समझाता है कि पेपर ऐसा ही रहने वाला है जैसा अभी हुआ था। तो दोस्त इस डिस्कशन में क्यों पढ़ना है तुमको कि पेपर कैसा आ रहा है, तुम तो खुद को वर्स्ट केस के लिए प्रिपरेशन करके हुए चलो ना यार, तुम तो पूरे मोटिवेटेडली ये मान के चलो कि पेपर ऐसा ही आएगा, मैं तो फोड़ूंगा पेपर कैसा भी आ जाए, मैं मन से पढ़ूंगा, मैं शॉर्टकट्स नहीं लूंगा, मैं कंसेप्चुअली पढ़ूंगा। आई नो दोस्त आईसी ने बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट करा है इस आईबीएस के पेपर के अंदर, एंड आई लिटरली होप कि आईसीआई एटलीस्ट बैगेज लिमिट डिफाइन करे कि बच्चे कितना वेट लेके आ पाए मैक्सिमम, एंड वो भी नहीं तो एटलीस्ट एग्जाम हॉल्स को तो एटलीस्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, वो इतना सारा वेट लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट गिव देम सम फैसिलिटी गाइस। लेकिन दोस्त मेरा बस इतना सजेशन है कि जब तक ये नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग कि यार दोस्त हम आईसीआई के भरोसे ना बैठे रहें, हम अपनी किस्मत को अपने हाथ में लें, हम एटलीस्ट खुद को इतना स्ट्रांग प्रिपेयर करके चलें कि यार पेपर अगर ऐसा ही आ जाए, इस लेवल का वापस से भी आ जाए तो भी मैं फोड़ सकूं, ऐसा मैं खुद को प्रिपेयर करके चलूं। एंड दोस्त हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है। तुम आज जिस भी सिचुएशन में हो, तुम आर्टिकलशिप में हो तो आर्टिकलशिप में तुम्हारा एग्ज़ाम जस्ट आ ही गया है दोस्त, तो भी 4-5 महीने में तुम्हारा एग्जाम्स आ ही रहा है दोस्त, तो भी यू हैव सफिशिएंट टाइम टू टर्न अराउंड योर सेल्फ, योर जर्नी कंप्लीटली। तुम आज भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, इतना अच्छे से पढ़ सकते हो कि तुम्हारा एग्जाम आईबीएस का कितना ही टफ क्यों ना आ जाए, तुम आउटशाइन करोगे ईच एंड एवरीवन एल्स। दोस्त अगर इजी आ गया तो और चांदी है ना भाई। दोस्त स्पॉम की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अब आगे जाके आर्टिकलशिप के दौरान। दोस्त मेरा जो ओरिजिनल रोड मैप वीडियो था, अगर वो तुमने देखा है तो वो एज इट इज़ वैसा ही रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी कंसिडर करके चला था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो यू कैन फॉलो दैट, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। स्ट्रैटेजी तुम्हारी स्पॉम की वैसा ही रहनी चाहिए। एंड दोस्त वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पॉम अब हल्के में ले लिया, 2-3 दिन की पढ़ाई में निपटा दिया, बट अब डिटरमिन्ड है आईबीएस के अंदर फोड़ने के लिए, अब जानना चाहते हैं कि भाई आईबीएस को कैसे फोड़ना चाहिए, कैसे टैकल करना है, दोस्त विल बी ब्रिंगिंग दोस वीडियोस सून, तो मेक श्योर you watch those videos as well. Those videos are coming up. I hope you found this video valuable. If you like this video and want to stay connected for more such guidance, do consider subscribing the channel or joining my Telegram channel through the links in the description. And हाँ दोस्त, if you think I missed out on something or want to discuss something else, if you're feeling lost about something, don't hesitate in reaching out to me directly. Thank you so much दोस्त. All the best and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy. Thank you so much.